नहीं शुक्रिया। हाँ, अच्छा बेटा बुला लेना, जरूरत हो ना तो मुझे बुला लेना। मैं फौरन आ जाऊंगी 1 मिनट में अपनी बच्ची के लिए। अकामी मियाँ, वो तमीज़दार बहू कह रही है कि हमसे नहीं बकता बकता हैं? क्या कहती हैं? ए भैया कह रही हैं कि उनके सर में दर्द हो रहा है, बिस्तर पे लेटी हुई हैं। चलो मामा जाओ, तुम खुद ही तैयार कर दो। अच्छा बीबी। सीने के लिए सर में दर्द नहीं, और जरा कढ़ी का कहा तो दर्द सर का बहाना बना दिया। खबरें तहई रईश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न वो मैं रहा न वो तू रहा, जो रही सो बेखबरी रही। महमूदा, घर में कोई खास बात तो नहीं हुई ना? कैसी बात भाभी? अम्मा का रवैया कुछ मुख्तलिफ सा नजर आता है। मुझको तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर तुम्हारे भाईजान भी कुछ नाराज नाराज से लगते। अल्लाह जाने कौन सी बात खिलाफ मिजाज हो गई। मुझको तो इस बात का भी इल्म नहीं। महमूदा, तुम जरा अपने तौर से पता तो करना। क्या उन्होंने आपको कुछ कहा? नहीं, कहा तो मुझसे कुछ नहीं, लेकिन
कभी कभी अदना सी रंजिश भी फसाद अजीम हो जाती है। भाभी मैं अम्मा से बात पूछूंगी। हाँ। असमत मामा, माह रमजान आता है, अभी से छोटे बड़े बर्तन कल ही करवा लो। साल भर हुआ मकान को सफेदी भी नहीं हुई। हजारी से को 50 रुपए दे, ईद का खर्च सर पे चला आता है। अभी भैया तमीजदार बहू तो अपनी अम्मा के घर जाएंगी। सुना है तहसीलदार आ रहे हैं, दोनों बेटियों को बुला भेजेंगे। और फिर जब तमीजदार बहू जाएंगी तो कामिल मियाँ भी जाएंगे। तुम्हारा अकेला दम, ये घर और बर्तन कलई होकर क्या होंगे। और फिर वो हजारी कम वक्त बेमुरव्वत कि जिसका आदमी रोज तकाजे को दरवाजे पे खड़ा रहता है। तमीजदार बहू जरूर जाएंगी। अभी भी जाने ना जाने की तो अल्लाह जाने, जो सुना था सो कह दिया। तुमने किससे सुना था? वो किफायतुन निशा बता रही थी। उसको कैसे खबर हुई? हुआ ये कि मैंने उससे एक रोज 2 रुपए कर्ज मांगे। कहने लगी कि भाई दे तो देती, लेकिन क्या करें, तहसीलदार आ रहे हैं और सब ईद की सुबह पहाड़ पर रवाना हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें अब तमीजदार बहू के ढंगों से नहीं लगता क्या? न देखो तो सही, पहले सारे घर का काम काज देखती थी और अब जब देखो कमरे में बंद पड़ी रहती है। कामिल मियाँ को उनके जाने की खबर है? अम्मा मुझे इस सिलसिले में कुछ खबर नहीं। सच सच बताओ कामिल बेटे। अम्मा भला मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? तुमने तमीजदार बहू से पूछा? खुदा जानता है, उन्होंने इस सिलसिले में कुछ तस्करा नहीं किया। हमारे सामने का बच्चा और हम ही से चला बातें बनाने, इतनी बड़ी बात और तुमको खबर नहीं। अम्मा तुम्हें तो यकीन नहीं आएगा, तुम्हारे सर की कसम मुझे नहीं मालूम। अब कामिल मियाँ, अब भैया मानो या ना मानो, तमीजदार बहू जाने की तैयारियां कर रही हैं। अरे बेटा, वो मिजाजदार बहू थी कि जिसके पेट में बात ना समाती थी। और ये अरे माशाल्लाह तमीजदार बहू हैं, किसी को अपना भेद न दे। हाँ अच्छा मान लो ये बात सच है, तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अम्मा भला ये क्यों कर हो सकता है कि तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊं? और ये तमीजदार बहू की भी क्या जबरदस्ती कि बगैर बताए चली जाए। मैं आज उनसे पूछ लूंगा। कामिल मियाँ, अब बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। बस पका लिया मैंने, तैयार कर लिया, बस अभी लगा दे तुम्हारे, मेरा बच्चा खा ले। सुन लड़के, अभी असगरी से कुछ मत कहियो। इस मामा कम वक्त का क्या एतबार, जब बात तहकीक हो जाए देखा जाएगा। अच्छा मामा असमत, भला रह तो सही। इंशाअल्लाह ताला तुझको कैसा सीधा बनाती हूँ देखना। अब तेरे यहाँ तक मगज चल गए कि घर के घर में फसाद डलवाती है। तुझको तो मैं ऐसी जगह मारूंगी कि पानी ना मिले। इंशाअल्लाह ऐसा तुझको उजाड़ूंगी कि मोहल्ले में आना नसीब ना हो। गुफ्तगू में दर्जे औसत मलहूस रहे, यानी न इतनी बहुत के खुद ब खुद बकवक, न इतनी कम के गुरूर समझा जाए। बहुत बकने का अंजाम बुरा होता है। जब रात दिन की बकवास होगी, हजारों तरह का तस्करा होगा। नहीं मालूम किस तस्करे में क्या बात मुंह से निकल जाए। न इतनी कम गोई इख्तियार करना चाहिए कि बोलने के वास्ते लोग खुशामद और मिन्नत करें। जिद और इसरार किसी बात पर जेबा नहीं। अगर कोई बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ भी हो, इस वक्त मुलतवी रखो, फिर किसी दूसरे वक्त बतर्ज मुनासिब तय हो सकती है। फरमाइश किसी चीज की न करनी चाहिए। फरमाइश करने से आदमी नजरों से घट जाता और उसकी बात हेटी पड़ जाती है। जो काम सास नंदें करती हैं, तुमको अपने हाथों से करना आर न समझना चाहिए। छोटों पर मेहरबानी और बड़ों का अदब हर दिल अजीज होने के वास्ते बड़ी उम्दा तदबीर है। अपना कोई काम दूसरों के जिम्मे नहीं रखना चाहिए।
और अपनी किसी चीज को बेखबरी से पड़ा न रहने दो कि दूसरे उसको उठाएंगे। जब दो आदमी चुपके चुपके बातें करें, उनसे अलहदा हो जाना चाहिए। फिर इसकी तफ्तीश भी मत करो कि ये आपस में क्या कहते थे, और ख्वामखा ये भी मत समझो कि कुछ हमारा ही तज़किरा था। समझना चाहिए कि ब्याह क्या चीज है। ब्याह सिर्फ यही बात नहीं कि रंगीन कपड़े पहने, मेहमान जमा हुए, मालो असबाब और जेवर पाया, बल्कि ब्याह से नई दुनिया शुरू होती है। नए लोगों से मामला करना और नए घर में रहना पड़ता है। ब्याह हुआ, लड़की बीबी बनी, लड़का मियां बना। उनके यही मानी है कि दोनों को पकड़कर दुनिया की गाड़ी में जोत दिया। अब ये गाड़ी कब्र की मंजिल तक उनको खींचनी पड़ेगी। बस ये बेहतर है कि दिल को मजबूत करके इस महम को सरंजाम किया जाए और जिंदगी के दिन जिस कदर हों, इज्जत, आबरू, सुलहकारी, इत्तफाक से काट दिए जाएं, वरना लड़ाई भिड़ाई, झगड़े बखेड़े, शोर शर, फिसाद और हाय वावेला दुनिया की मुसीबत और भी ज्यादा तकलीफ दे होती है। तुम्हें मालूम होता है कि आज जरूर तुम किसी से लड़ी हो। मैं क्यों लड़ने लगी? अरे देखो ना, बाद में से बात निकली तो मैंने भी कह दी। जरा जो झूठ बोला हो तो तुम मेरा कान पकड़ लो। तो ये तो ठीक है कि उधार तो मालिक के नाम होता है, मगर तुम्हारे ही हाथों से जाता है या नहीं? भाई तुमने मालिक के नाम जो मांगा सो दिया। अब देखो ना, यूं कहो, इससे मैं कब मुकरती हूँ? भाई जो ले गई हूँ, हजारों में कह दिया, लाखों में कह दूं। और भाई मामा, तुम्हारी बेगम साहबा हकीकत में बहुत अमीर औरत हैं। भाई वाह क्या बात है। मगर ये तुम्हारी छोटी बहू साहब का क्या हाल है? कैसी है? अपनी बड़ी बहन के डंगों पर है या और तरह का मिजाज है? ए भैया, कहने को तो अमीर घर की बेटी है, लेकिन दिल की बेहद तंग है। एक पैसे का सौदा जब तक 4 मरतबा वापस ना फेर ले पसंद नहीं आता। लेकिन हाँ, हुनर सलीके में सबसे बढ़ चढ़कर। लेकिन अमीरी वाली कोई बात भी नहीं है। सुना है तुम्हारी छोटी बहू साहब को बहुत भारी जहेज मिला है। खाक मिला है, बड़ी से भी उठता हुआ। भाई ताज्जुब है, इनके ब्याह के वक्त तो खान साहब तहसीलदार थे। बड़ी बेटी से ज्यादा जहेज देना तो लाजिम था। ये इसमें तहसीलदार का कोई कसूर नहीं है। उस बेचारे ने तो बहुत तैयारियां की थी, लेकिन ये छोटी, अरे छोटी खुद मुंह से बोली, माँ बाप की खैरखाही में कह गया कि सब चीजें कम करवा ली। तो बड़ी बहन की तरह ये भी अलग घर करेंगी क्या? हलारी भैया, खुदा लगती कहूंगी, बड़ी बहू थी तो बदमिजाज, लेकिन दिल की बहुत साफ थी। और ये अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे। अरे भैया, मुंह की मीठी दिल की खोटी, मुंह पे कुछ दिल में कुछ। हाँ, अलहदा घर का तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, बाप के पास पहाड़ पर जाने की तैयारियां कर रही हैं। मामा, इन दिनों लाहौर से कोई खत आया? अरे भैया, कोई खतवत नहीं आया। हर रोज खत का इंतजार रहता है। बेगम साहिबा तो बेचारी हर रोज खर्च की राह देखती है, और ऊपर से रमजान चला रहा है। बल्कि अभी परसों मुझसे कह रही थी कि मामा जरा जाके हजारी से 50 रुपए उधार तो ले आना। भाई पिछला हिसाब चुका दें तो आगे को क्या इनकार है? ए मामा, बेगम साहबा को जाकर अच्छी तरह से समझा देना कि वो पैसे का कहीं और से बंदोबस्त कर लें। अब मेरे साजी मेरे रोके नहीं रुकते। ऐसा ना हो कि कल कला मुझको बात देनी आ जाए। हाय भैया, तुम्हारा रुपया तो खुदा ही दिलाएगा तो मिलेगा। तो भला बेगम साहबा कहाँ से देंगी? वो तो खुद बाल बाल कर्जदार हैं।
भाई मुझको दूसरे लेनदारों से क्या वास्ता? मेरी दुकान का हिसाब तो बेगम साहबा को बेबाक करना ही पड़ेगा। भाई मैं तो बेगम साहबा की सरकार का बड़ा लिहाज करता हूं, मगर अब मेरा साजी किसी तरह से नहीं मानता। ऐसा ना हो कि ये हाल सुन पाए और आज ही नालिश कर दे। अरे भैया, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी ये सारी बातें तो मैं बेगम साहिबा से कह दूंगी, लेकिन घर का जरा जरा हाल मुझको मालूम है। अब देखो ना, तुम चाहे भैया नालिश करो या फरियाद करो, अब देखो अगर पैसे होते तो कर्ज क्यों लिया जाता? हाँ मामा तू बाजार जाती है तो ऐसी बेफिक्र हो जाती है कि खाना पकाने का तुझे कुछ होश नहीं रहता। देखो तो कितना दिन चढ़ा है, कब गोश्त चढ़ेगा, कब गोश्त पकेगा, कब खाना मिलेगा। अभी उस मुँह हजारी के झगड़े में देर हो गई। कमबख्त रोज आते जाते टोका करता है। आज तो मेरी जान जल गई और मैंने उसे कह ही दिया कि कमबख्त सब्र कर, मरा क्यों जाता है, भाई पंजाब से खर्च आ लेने दे, तेरा सारा अगला पिछला हिसाब चुकता कर देंगे। हाँ, लेकिन वो तो मेरे सर हो गया और लगा बड़े बाजार में मुझको फरियाद करने। है ये हजारी को क्या हो गया? वो ऐसा तो नहीं था, आखिर बरसों से हमारा उसका लेन देन है, सवेर से भी दिया, देर से भी दिया, उसने कभी तकरार नहीं की। ए बीवी, अब उसकी दुकान में कोई नया साथी हुआ है, उस कमबख्त ने जल्दी मचा रखी है। जिससे लेना था खड़े खड़े वसूल कर लिया और जिसने नहीं दिया उस पे नालिश कर दी। हजारी ने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि मेरी तरफ से हाथ जोड़ के बेगम साहब से कह देना कि अब मेरे बस की बात नहीं है, किसी तरह भी 2-4 दिन में रुपए का बंदोबस्त कर ले, वरना मेरा साजी नालिश कर देगा। हाँ मामा, पंजाब से तो खत का जवाब नहीं आता, खर्च की क्या उम्मीद? और अगर सचमुच हजारी ने नालिश कर दी तो क्या होगा? मेरे पास तो इतना वसासा नहीं कि बेच के अदा कर दूं, और नालिश की वजह से दुनिया में बेइज्जती हुई तो। अच्छा, मैं अमीर बेगम के पास जाती हूँ, शायद कोई सूरत निकल आए। बीवी, नालिश तो हुई धरी है भाई, जिसने मुंह से कह दिया उसे करने में क्या देर लगती है, और वो भी धरी अमीर बेगम, और उसके पास रुपया कहाँ से आया? वो तो इन दिनों खुद हैरान है। आखिर मामा कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरी मानो तो अगर असगरी 1 महीने भर के वास्ते अपने कड़े दे दे तो वो कड़े गिरवी रख के एक कमबख्त हजारी के 2 आधे तिहाई भुगत जाए। अरे दीवानी हुई है तू कोई? खबरदार ऐसी बात मुंह से मत निकालियो। चाहे रहने तक का मकान बिक जाए मेरी बला से, ये मुझको मंजूर, मगर बहू से कहने का मुंह नहीं। अभी भी मैंने तो इस ख्याल से कह दिया था कि देखो बहू हुई या बेटी हुई कोई फर्क नहीं होता, और फिर कौन सा बेच डालने की नियत है भाई, महीने भर का वास्ता है, चीज संदूक से मैंने रखी रही, दुकान पे रखी रही, जिससे उसकी खातिर जमा रहेगा। फिर भी बहू बेटी में बड़ा फर्क होता है, और फिर बहू भी नई ब्याही हुई। खबरदार तुम आइंदा ऐसी बात जबान पर मत लाइयो। जाओ, जाके तुम डोली लेके आओ, मैं अमीर बेगम के पास जाती हूँ। अच्छा बीवी। अच्छा, तो ये मामला है। पता है भाईजान आपसे क्यों खफा है? उस दिन उन्होंने आपसे कढ़ी के लिए कहलवाया था, आपने सरदर्द का कह दिया और बाद में भाईजान ने आपको सिलाई करते हुए देखा। कढ़ी का? लेकिन मुझसे तो किसी ने कढ़ी का नहीं कहा था। मामा अस्मत कहने के लिए आई थी। हाँ, मामा अजमत कमरे में आई तो जरूर थी, लेकिन वो तो कोई बात किए बगैर वापस चली गई थी। खैर छोड़ो, इस वक्त तो मसला हजारी की नालिश का है। देखो महमूदा, तुम अभी किसी से कोई बात मत कहना। जी बेहतर। भाई खैरंदेश खान को खत लिखती हूँ, शायद वही कोई हल निकाले।